ओके, आज का डेट है 10। ओके, तो तो लास्ट लेक्चर में हमने शैलो फाउंडेशन चैप्टर कंप्लीट किया था। तो आज हमें उठाना है पायल फाउंडेशन। पायल फाउंडेशन में मैंने 3 टॉपिक्स आपको बोला था वो खुद पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इजी टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक्स हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पायल से। नाउ, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पायल वो मैक्सिमम लोड होता है जो ये कैरी कर सकती है विदाउट shear फेलियर और एक्सेसिव सेटलमेंट। ठीक है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल वो मैक्सिमम लोड है। ठीक है, वो मैक्सिमम लोड है जो एक पाइल कैरी कर सकती है विदाउट एनी shear फेलियर और एक्सेसिव सेटलमेंट। जब एक पाइल पे लोड आता है, जब एक पाइल पे लोड आता है, ये इट इज पार्शली कैरीड बाय सेकंड फ्रिक्शन एंड partially and partially carried by resistance of the soil at the base of pile. ठीक है, मैंने बोला जब एक पाइल पे लोड आता है, ये लोड जो है पार्शली कैरी करता है कौन? सेकंड फ्रिक्शन। जो पाइल सरफेस है उसको सॉइल के साथ फ्रिक्शन डेवलप होता है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज सेकंड फ्रिक्शन। तो पार्शली ये लोड सेकंड फ्रिक्शन कैरी करता है एंड पार्शली ये लोड जो है सॉइल रेजिस्ट करती है। कौन सी सॉइल? जो होगी एट द बेस ऑफ द पाइल, बेस ऑफ द पाइल के पास जो सॉइल होगी, ये वाली सॉइल, ये रेजिस्ट करती है लोड को। इफ QUP, if QUP is the ultimate bearing capacity of pile, if QUP is the ultimate bearing capacity ऑफ पाइल, अगर QUP जो है वो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल है, ये होगा बराबर QEB plus QSF. What is QSF? QSF is the maximum second friction resistance and maximum end bearing resistance. ठीक है, सो इफ QUP is the ultimate bearing capacity of pile, ये होगा बराबर QUB plus QSB. What is QEB? QEB is the maximum end bearing resistance of soil. And what is QSF? QSF is the maximum second friction resistance of the soil. क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? जी सर। नाउ
ये बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो है ये ऑल्सो डिपेंड करता है मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन. हमने इस पाइल को कैसे इंस्टॉल किया, क्योंकि बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन पाइल्स के भी क्लास बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, सच एज ड्रिवन पाइल है, इन सीटू कास्ट पाइल है, इन सीटू ड्रोन पाइल है. तो बहुत सारी पाइल्स है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन. तो आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी पाइल की, वो उस पे भी डिपेंड करता है मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन. नाउ allowable load. What is allowable load? यहाँ पे एक टर्म है allowable load. Now allowable load is the load which the pile can safely carry. Allowable load is the load which the pile can safely carry. And allowable load हम डिनोट करते हैं QAP से. वो होता है बराबर Q ultimate bearing capacity of pile divided by factor of safety. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ पे वेरी करता है बिटवीन 2.5 टू 4.0. Next topic is methods of determining bearing capacity of pile. Methods of determining bearing capacity of pile. अब किस किस मेथड से हम बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल निकाल सकते हैं. अब बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल क्या होता है आप लोगों ने अभी देखा, वो अल्टीमेट लोड जो एक पाइल कैरी कर सकती है विदाउट द रिस्क ऑफ शेयर फेलियर और एक्सेसिव सेटलमेंट. तो बहुत सारे मेथड्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पाइल की बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं. पहला मेथड है दैट इज स्टैटिक मेथड. ये हमें अच्छे से पढ़ना है, स्टिल हम यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे. स्टैटिक मेथड हमें डीपली पढ़ना है, फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे. ओके. नाउ स्टैटिक मेथड जो है ये बेस्ड है एजम्पशन पे दैट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो है, ठीक है, स्टैटिक मेथड जो है ये बेस्ड है ऑन द एजम्पशन दैट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो है वो होगी बराबर सम ऑफ टोटल सेकंड फ्रिक्शन एंड टोटल एंड बेरिंग रेजिस्टेंस. सिंपल. ठीक है. तो स्टैटिक मेथड जो है मैंने आपको बोला है ये वो मेथड है जो बेस्ड है ऑन द assumption दैट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल इज सम ऑफ total second friction and total end bearing resistance, where QUP is the ultimate bearing capacity of pile, QSF is the total second friction, and QEB is the total end bearing resistance. Next is dynamic method. Now ultimate bearing capacity of piles जो है in driven piles, particularly in driven piles, ultimate bearing capacity of piles जो है particularly in driven piles
इन सर्टेन टाइप्स ऑफ सॉइल्स, इन सर्टेन टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो है वो रिलेट की गई है टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन, रेजिस्टेंस offered by pile against penetration. मैं फिर से रिपीट करूंगा, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ड्रिवन पाइल्स इन सर्टेन सॉइल्स, इन सर्टेन सॉइल्स, उसको रिलेट किया गया है टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पाइल अगेंस्ट पेनिट्रेशन। मींस जब आप एक पाइल को ड्राइव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ए रैमर, तो पाइल पूरी ड्राइव नहीं हो रही है, पाइल पूरी ड्राइव नहीं हो रही है, हल्की सी ड्राइव हो रही है। मींस पाइल जो है वहां पे रेजिस्टेंस दिखा रही है अगेंस्ट पेनिट्रेशन। इसी इसी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस पाइल अगेंस्ट पेनिट्रेशन को रिलेट किया गया है टू अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन सर्टेन सॉइल्स, इन सर्टेन सॉइल्स। एंड वहां पे फिर एक्सप्रेशन डिटरमाइन किया गया है, and that method is known as dynamic method. Clear? यस सर। ठीक है, ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना ही है, फिलहाल यहाँ पे मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। रिपीट करना है किसी के लिए डायनेमिक मेथड, किसी के लिए डायनेमिक मेथड रिपीट करना है? मोहद्दिसा, शिवा, मेहरुल्ला? नो सर। ओके। सर नाउ तीसरा है इन सीटू पेनिट्रेशन टेस्ट। इन सीटू पेनिट्रेशन टेस्ट, अब इन सीटू पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं एसपीटी। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से हमें एक नंबर मिलता है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। दैट इज एन, एंड दिस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर को हम कुछ इंपेरिकल फॉर्मूलाज यूज करते हैं, तो वहां से हमें मिलती है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इन सीटू पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से हमें एक नंबर मिलता है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर एन। इसी एन नंबर एन को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद सम एम्पेरिकल फॉर्मूलाज, और वहां से हमें मिलती है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। एंड नेक्स्ट, पाइल लोड टेस्ट। पाइल लोड टेस्ट जो है ये मोस्ट रिलायबल मेथड है ऑफ एस्टिमेटिंग द पाइल कैपेसिटी। ठीक है, ये मोस्ट रिलायबल मेथड है ऑफ एस्टिमेटिंग द पाइल कैपेसिटी। इसमें हम क्या करते हैं, सीधा एक पाइल को ड्राइव करते हैं और उसको लोडिंग करते हैं, कब तक, जब तक इसमें फेलियर आए, और जिस लोड पे इसमें फेलियर आता है वही लोड होगा अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। क्लियर? सर फेलियर पाइल में आता है या सॉइल में?
फेलियर वहां पे या तो शेयर फेलियर आ सकता है या सेटलमेंट फेलियर आ सकता है, तो वो एक्चुअली सॉइल में ही आएगा, ठीक। है ना। लेकिन वो अगर एक्सेसिव सेटलमेंट हो गई वो एक्चुअली सॉइल में ही आएगा, बट हम कहेंगे वो वहां पे वो पाइल में आया फेलियर। ठीक ठीक। चले आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक मेथड। जैसा कि आपको पता है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट ultimate bearing capacity of pile, this method, जैसा कि आपको पता है, this method is based on the assumption that ultimate bearing capacity of pile जो है that is equal to sum of total secant friction and total end bearing resistance। जब एक पाइल पे लोड अप्लाई किया जा रहा है, जब एक पाइल पे लोड अप्लाई किया जा रहा है, सो व्हाट विल हैपन, पाइल जो है इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। ये पाइल जो है ये स्टार्ट करेगी मूव करना डाउनवर्ड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे सेकंड फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है बिटवीन द पाइल सरफेस एंड द सराउंडिंग सॉइल। ठीक है, दिस सेकंड फ्रिक्शन डेवलप्स हियर between the pile surface and the between the pile surface and the soil। और इससे क्या होता है, यही सेकंड फ्रिक्शन इस लोड को रेजिस्ट कर रही है। दिस सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्ट्स द एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन द पाइल। ठीक है, यही सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्ट करता है एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन द पाइल। नाउ अब अगर लोड इंक्रीज हो रहा है तो यहां से सेकंड फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, बट एक सेकंड फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, that is QSF। If the value of external load exceeds the value of maximum secant friction, ठीक है, if the value of external load exceeds the value of maximum secant friction, तब क्या होगा, तब लोड नीचे ट्रांसफर होगा। The load will transfer below the soil at the tip of the pile। The load will be transferred below the pile at the tip of the pile into the soil। यहां पे लोड ट्रांसफर होगा, एंड यहां पे जो सॉइल रेजिस्ट कर रही है इस पाइल लोड को, दैट इज नोन एज एंड बेयरिंग, दैट इज नोन एज एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस। नाउ सर ये पॉइंट प्लीज रिपीट कीजिए। कौन सा वाला? सर यही कि लोड कैसे ट्रांसफर होता है। हाँ, मैंने बोला जब लोड आएगा पहले पाइल पे, इट विल बी होली एंड सोली रेजिस्टेड बाय सेकंड फ्रिक्शन, बट सेकंड फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है बियॉन्ड विच इट कैन नॉट इंक्रीज। तो अगर लोड का वैल्यू इंक्रीज हो गया फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड फ्रिक्शन, देन कुछ एक्सेस लोड जो आ रहा है वो नीचे ट्रांसफर होगा टू द टिप ऑफ द पाइल। जब लोड ट्रांसफर हो रहा है टू द टिप ऑफ द पाइल, तो हियर इट विल बी रेजिस्टेड बाय द सॉइल। कौन सी सॉइल? जो होगी एट द टिप ऑफ द पाइल, एंड दिस लोड रेजिस्टेड बाय द सॉइल इज नोन एज एंड बेयरिंग। यहां पे इसको हम कहते हैं एंड बेयरिंग। नाउ अगर लोड इंक्रीज हो रहा है ऊपर से, एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्योंकि सेकंड फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम तो पहुंच गया है।
अब यहाँ से एंड बेरिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, बट एंड बेरिंग रेजिस्टेंस हैज आल्सो अ मैक्सिमम वैल्यू। एंड बेरिंग रेजिस्टेंस को भी एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, दैट इज नोन एज टोटल एंड बेरिंग रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज QEB। अगर टोटल लोड यहां से अगर टोटल लोड यहाँ पे इतना इंक्रीज हो गया कि इट हैज इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम shear फोर्स एंड मैक्सिमम एंड बेरिंग रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? द पाइल विल पंच डाउनवर्ड्स। पाइल जो है फिर नीचे पंच करेगी डाउनवर्ड्स, जिसको हम कहते हैं पंचिंग shear फेलियर। जिसको हम कहते हैं पंचिंग shear फेलियर। क्लियर है सबको? यहां तक समझ आया सबको? यस जी सर। सर। ओके, नाउ अब आपने देखा यहाँ पे लोड जो है it is resisted by secant friction and it is resisted by end bearing. Now if अगर पाइल की एंड बेरिंग रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, उस पाइल को हम बोलते हैं एंड बेरिंग पाइल। एंड अगर पाइल की सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ज्यादा है एंड बेरिंग से, तो उस पाइल को हम बोलते हैं फ्रिक्शन पाइल। नाउ फ्रॉम द स्टैटिक मेथड से आपने अभी देखा जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल है या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल है, वो है बराबर टोटल एंड बेरिंग रेजिस्टेंस प्लस टोटल सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। इसको रखो इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम इसको फर्दर ब्रेक करें तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो है वो आता है बराबर QB इंटू AB प्लस QS इंटू AS। अब वर्ड की ये टर्म्स क्या है यहाँ पे? सबसे पहले QB क्या है? मैंने यहाँ पे क्या किया? QEB। सो मैंने यहाँ पे क्या किया? QEB टोटल एंड बेरिंग रेजिस्टेंस को मैंने इक्वेट किया, रखा बराबर QB इंटू AB, एंड टोटल सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को मैंने किसके बराबर रखा? QS इंटू AS। अब ये है क्या? QB AB QS AS ये है क्या? हाँ, सबसे पहले QB से स्टार्ट करते हैं। QB है, स्मॉल QB है यूनिट एंड बेरिंग रेजिस्टेंस। यूनिट एंड बेरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है? ये यूनिट एंड बेरिंग रेजिस्टेंस है। ये एक्चुअली होती है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बिलो पाइल टिप। इट इज एक्चुअली ultimate bearing capacity of soil at pile tip। pile tip के पास
या बिलो पाइल टिप, पाइल टिप के बिलो जो सॉइल होती है उसकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, और वही होती है यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज AB? AB is the base area of pile. पाइल का नीचे बेस एरिया कितना है टिप के पास? एट टिप, टिप के पास पाइल का बेस एरिया क्या है? और ये आएगा π/4 d स्क्वायर सर्क्यूलर पाइल के लिए, एंड ये आएगा b स्क्वायर किसके लिए? स्क्वायर पाइल के लिए। हो गया ABB। नाउ व्हाट इज QS? QS is the unit secant friction. Unit secant friction between pile surface and soil. QS जो है that is unit secant friction between pile and soil surface. And what is AS? AS is the surface area of pile जिसपे फ्रिक्शन लगता है। सरफेस एरिया ऑफ पाइल जिसपे क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है, जिसपे सेकंड फ्रिक्शन लगता है। और अगर हम देखेंगे ये होता है बराबर πdl किसके लिए? सर्क्यूलर के लिए, एंड ये होता है 4bl किसके लिए? स्क्वायर के लिए। यहां तक समझ आया सबको? यस सर। महरुल्ला, बाकी लोग, आप लोगों को समझ आ रहा है? जी सर। ओके। नाउ अभी आप लोगों ने देखा QB, स्मॉल QB, यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बिलो द पाइल टिप। पाइल टिप के बिलो जो सॉइल है उसकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अगर हम इसको टर्जागीज इक्वेशन यूज करेंगे, अगर हम इसको QB को टर्जागीज इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग टर्जागीज इक्वेशन, तो QB, सो QB किसके बराबर बनेगा फिर? तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी दैट इज QB, यहाँ पे QB है, विल बी इक्वल टू CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 B गामा N गामा। लेकिन फॉर डीप फाउंडेशन, चूंकि यहाँ पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन है, फॉर डीप फाउंडेशन इस टर्म का, तीसरी टर्म का वैल्यू जो है वो बहुत कम आता है। 0.5 B गामा N गामा is very very small. Therefore इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Therefore QB का वैल्यू आएगा बराबर CNC प्लस QNQ। तो ये हमें QB का वैल्यू मिला जो है यूनिट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल बिलो द पाइल टिप, वायर C क्या है? C इज द कोहेशन ऑफ द सॉइल। C जो है यहाँ पे ये है कोहेशन ऑफ द सॉइल सराउंडिंग पाइल टिप।
NC एंड NQ, ये क्या है? ये है बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। These are the bearing capacity factors. Now NC का वैल्यू जो है बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर फॉर कोहिजन, ये डिपेंड करता है D/B रेशियो पे। NC वैल्यू हियर, ये डिपेंड करता है D/B रेशियो पे, एंड ये वेरी करता है बिटवीन 6 to 9। ये वेरी करता है 6 to 9, बट रिमेंबर यूजुअली पाइल फाउंडेशंस के लिए हम NC का वैल्यू 9 लेते हैं यूजुअली फॉर पाइल फाउंडेशंस। नाउ व्हाट इज Q? हो गया, NC भी हो गया, NC भी हो गया, अब Q है। व्हाट इज Q? Q इज द ओवरबर्डन प्रेशर या इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, या सिंपली सरचार्ज हम कह सकते हैं। शैलो फाउंडेशन में हम सरचार्ज कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। और इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर ये होता है बराबर यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ पाइल। ठीक है, इट इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ पाइल। इट इज लेंथ ऑफ पाइल। हो गया ये भी है। नाउ फॉर कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल के लिए फाई का वैल्यू कितना आता है? 0 आएगा। जब फाई का वैल्यू 0 आएगा देन NQ का वैल्यू कितना आएगा? NQ का वैल्यू आएगा 1। याद रखना। क्लियर है? तो हो गया यहां से Q भी हो गया, NQ भी हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. जी सर। नाउ तो हमने अभी तक क्या देख रहे थे? हम अभी तक देख रहे थे स्मॉल QB। AB तो हमने देखा, एरिया ऑफ द बेस। अब हम देखेंगे QS। अब हम देखेंगे QS कहाँ गया? ये वाला QS। QB तो हमने देखा, QB क्या है, AB भी हमें पता है, AB भी क्या है। अब हम देखेंगे QS। AS भी हमने देखा, AS क्या है। अब हम देखेंगे QS, यूनिट सेकंड फ्रिक्शन बिटवीन पाइल एंड सॉइल। नाउ QS जो है दैट इज यूनिट सेकंड फ्रिक्शन बिटवीन पाइल सरफेस एंड सॉइल। उसकी भी एक फॉर्मूला दी गई है, दैट इज QS इज इक्वल टू CA प्लस सिग्मा H डैश tan into tan delta. This is the formula for unit second friction resistance. अब इसमें ये क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा। What is CA? CA is the unit adhesion. Unit adhesion between soil and pile. Adhesion, remember. Now, this unit adhesion, अगर हम इसको इक्वेट करेंगे टू कोहेजन के साथ, so that will be equal to alpha times C bar, where C bar क्या है? C bar is the average cohesion along the pile length.
ठीक है, तो मैंने बोला इस यूनिट एडिशन को हम इक्वेट करेंगे टू कोहेजन. सो दिस यूनिट एडिशन इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स सी बार. What is C bar? C bar is the average cohesion along the pile length. And what is alpha? Alpha is known as a factor that is known as adhesion factor. और इस एडिशन फैक्टर का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल पे. ठीक है, इस एडिशन फैक्टर का वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल या कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले. फॉर एनसीसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले अल्फा का वैल्यू यूजुअली 1 होता है. अल्फा का वैल्यू यूजुअली 1 होता है according to IS code. Now according to IS 2911 1979th edition, अल्फा जो है वो हम ले सकते हैं 1 फॉर सॉफ्ट सॉइल्स. अल्फा का वैल्यू जो है वो हम ले सकते हैं 1 फॉर सॉफ्ट सॉइल्स. अब ये अल्फा जो है ये वेरी करता है विद कोहेजन ऑफ द सॉइल आल्सो. ठीक है, दिस अल्फा वेरीज विद द कोहेजन ऑफ द सॉइल आल्सो. अब ये कितना वेरी करता है विद कोहेजन ऑफ द सॉइल, उसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाया गया है. ओके, तो यहां से कोहेजन है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350. एंड यहां से अल्फा का वैल्यू है 0.25, 0.50. So this is alpha and this is cohesion. अब ये अल्फा कैसे वेरी करता है विद कोहेजन, ये कुछ ऐसे वेरी करता है. ऐसे कुछ वेरी करता है. नाउ
अब थंब रूल क्या है हमारे पास? हमारे पास एक थंब रूल है कि फॉर एनसीसी विद कोहिजन जो है लेस देन 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू हम 1 लेते हैं। उस केस में हम अल्फा का वैल्यू, एडिशन फैक्टर का वैल्यू 1 लेते हैं। और अगर ओसीसी है, फॉर ओसीसी के लिए हम अल्फा का वैल्यू लेते हैं, एडिशन फैक्टर का वैल्यू लेते हैं 0.3। अगर टेपर्ड पाइल है, फॉर टेपर्ड पाइल्स मींस जिनमें बॉटम में टेपर्ड होती है, ऐसे टेपर्ड टिप होता है लाइक दिस। टेपर्ड पाइल्स के लिए अल्फा का वैल्यू जो है दैट इज 20% मोर देन स्ट्रेट पाइल। इनके लिए हम 20% ज्यादा लेते हैं देन स्ट्रेट पाइल। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Now, for very long piles, जिनकी लेंथ ना ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मीटर है, उनमें जो सेकंड फ्रिक्शन का अबव वाला मेथड जो है, इनमें जो सेकंड फ्रिक्शन निकालने के लिए, यूनिट सेकंड फ्रिक्शन वो निकालने के लिए अबव वाला मेथड जो हम यूज करते हैं, उससे आंसर्स कंजर्वेटिव आते हैं। कंजर्वेटिव मींस कम आते हैं। ठीक है, अगर हम लॉन्ग पाइल्स में यूनिट सेकंड फ्रिक्शन निकालने के लिए ऊपर वाला मेथड यूज करें तो उनमें आंसर्स कंजर्वेटिव आते हैं, मींस लेस आते हैं। उन सॉइल्स में यूनिट सेकंड फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है ऑन इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर आल्सो। ठीक है, इन सॉइल्स में या इन पाइल्स में यूनिट सेकंड फ्रिक्शन जो है दैट इज QS, it also depends upon effective overburden pressure। ठीक है, अगर हम देखेंगे यूनिट सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, की फॉर्मूला ये है, इसमें ओवरबर्डन कहीं पे नहीं है, इसमें ओवरबर्डन कहीं पे नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लॉन्ग पाइल्स में जिनका लेंथ जो है 25 से ज्यादा है, उनमें यूनिट सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, इनफैक्ट दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था विजय वर्गीय एंड दूसरे का नाम था फॉकेट। ठीक है, अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था विजय वर्गीय, दूसरे का नाम था फॉकेट। उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, फॉर एवरेज यूनिट सेकंड फ्रिक्शन, फॉर लॉन्ग पाइल्स। ठीक है, इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया फॉर एवरेज यूनिट सेकंड फ्रिक्शन फॉर लॉन्ग पाइल्स, एंड दैट एक्सप्रेशन वाज QS is equal to gamma into sigma V bar plus 2C, where
lambda is known as friction capacity factor. Friction capacity factor, ठीक है। ये क्या होता है हम अभी देखेंगे। सिग्मा वी बार, इट इज एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस, एवरेज इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। C is the undrained cohesion. Clear? Now, friction capacity factor is a factor जो incorporate करता है friction में the overburden, ठीक है, या depth of the pile, ठीक है। Friction capacity factor is a factor which incorporates in the second friction the overburden of the soil, overburden on the pile. अब इसका क्या वैल्यू है वो हमें एक दूसरे साइंटिस्ट ने बताया जिसका नाम था मैकलीलैंड। ठीक है। अब पाई का वैल्यू, सॉरी लैम्डा का वैल्यू क्या है वो हमें एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था मैकलीलैंड। उसने इस लैम्डा का वैल्यू दिया इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। तो ये ग्राफ किस किस के बीच था? दिस ग्राफ वाज बिटवीन lambda and pile embedment length. This is the pile embedment length. आपने कितनी पाइल को इंसर्ट किया है मींस पाइल लेंथ, पाइल एम्बेडमेंट लेंथ मींस पाइल लेंथ इन द ग्राउंड सरफेस। तो इस ग्राफ से हमें लैम्डा का वैल्यू पता चलता है। तो यहां से हम लैम्डा का वैल्यू यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज करके हमें सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, यूनिट सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इजीली मिल सकती है फॉर लॉन्ग पाइल्स। अब रही बात फॉर शॉर्ट पाइल्स। शॉर्ट पाइल्स के लिए एक्सप्रेशन क्या है फॉर यूनिट सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस? QS इज इक्वल टू CA प्लस सिग्मा H डैश tan डेल्टा। अब CA क्या है आप लोगों ने अभी देखा, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कोहेजन में वो भी आप लोगों ने देखा। नाउ सिग्मा H डैश, व्हाट इज दिस? It is the average horizontal pressure at that depth. ये है एवरेज हॉरिजॉन्टल प्रेशर, जिस डेप्थ पे आप बात कर रहे हो उसकी हॉरिजॉन्टल, एवरेज हॉरिजॉन्टल प्रेशर। एंड आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर इज रिलेटेड टू वर्टिकल प्रेशर एज, ये आपने पढ़ा होगा अर्थ प्रेशर थ्योरी से, आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर इज रिलेटेड टू वर्टिकल प्रेशर बाय फैक्टर K। तो K को क्या हम बोलते हैं? K को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। Exactly. Coefficient of lateral earth pressure. Now, what is sigma V bar? Sigma V bar is the average vertical pressure.
sigma v bar is the average vertical pressure over the depth of the pile, या over the length of the pile. And what is delta? Now, what is delta? Delta is the angle of friction between pile and soil. Delta is the angle of friction between pile surface and soil. इसका वैल्यू जो है that varies between 0.55 to 0.85. What is phi? Phi is the angle of internal friction. Clear? Now, the value of coefficient of lateral earth pressure, K, वो वेरी करता है between 0.6 to 1.25. It varies between 0.6 to 1.25. अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है मेयरहॉफ. मेयरहॉफ ने रिकमेंड किया K का वैल्यू एज 0.5 लूज सैंड्स के लिए एंड K का वैल्यू 1 किन के लिए? डेंस सैंड के लिए. क्लियर है यहां तक? तो हो गई. आई थिंक सारी टर्म्स हो गई. आई थिंक सारी टर्म्स हमने देखी क्या है. यस QB भी देखी, AB भी देखी, QS भी देखी. QS हमने दो पाइल्स के लिए देखनी पड़ी. एक देखनी पड़ी लॉन्ग पाइल्स के लिए, दूसरी भी देखनी पड़ी शॉर्ट पाइल्स के लिए भी. एंड AS भी हमने देखा क्या है. तो यहां तक समझ आया सबको? Yes, sir. अच्छे से यस सर अच्छे से समझ आया? थोड़ा लगा स्टैंडर्ड है? Yes, sir. लेट मत हो गया आप लोगों को आज? सर मुझे नहीं जाना है. अच्छा.